एक गांव के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है। फिलहाल परिवार के अंदर खाने पीने का सामान भी नहीं है और इस वजह से वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सुबह सुबह का समय था। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी अब क्या होगा, अब तो हमारे पास खाने के लिए सामान भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उस घर के दरवाजे पर दो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों में से कुछ लोग आते हैं जो उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। और साथ में एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति को देखकर वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कौन था वह अमीर व्यक्ति और किस वजह से वो लोग इनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से गाँव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, दो उनके बच्चे हैं जिनमें बड़ी लड़की का नाम सुमन है और छोटे लड़के का नाम नीरज है। सुमन और नीरज के जो पिता होते हैं वह इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। परिवार का गुजारा जैसे तैसे हो रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। बिटिया को 10वीं क्लास कराने के बाद उन लोगों ने घर पर बिठा लिया था और माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो सुमन की माँ होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने के चलते जो कुछ पैसे माता पिता अब तक जोड़ते आ रहे थे वो सारे के सारे पैसे उसके इलाज में खर्च हो जाते हैं। और इसके बाद जो सुमन का पिता होता है वह अपनी बेटी की शादी की काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। वह मेहनत मजदूरी पर जाया करता, लेकिन साथ ही साथ जब उसे चिंता ज्यादा सताया करती तो उसके बाद वह शराब पीने लगता है। धीरे धीरे करके वह शराब का काफी ज्यादा आदी हो जाता है और अब उनके परिवार की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है, क्योंकि पिता जितने भी पैसे कमाया करता उनमें से कुछ पैसे की शराब पी जाया करता और बाकी पैसों से वह घर का गुजारा कर रहा था। ये बातें उसे और भी ज्यादा चिंता में डाल देती हैं और चिंता के चलते अब वह सुबह सुबह भी शराब पीने लगा था। एक दिन सुबह सुबह जब वह शराब पीकर काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहा था तो उसी दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सभी लोग तरह तरह से उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन माँ बेटी को भी पता है कि उनका अब क्या होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही है। बेटा भी काफी छोटा है, उसे ज्यादा इन बातों के बारे में नहीं पता कि परिवार का गुजारा कैसे हो रहा है। वो तो केवल खाना खाया करता और इधर खेल कूद कर और पढ़ाई लिखाई करके अपना समय व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे परिवार के मुखिया की मौत हुए काफी दिन हो जाते हैं और परिवार अपने आप को इस दुख से रिकवर कर लेता है। लेकिन उसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अब ना तो घर में कोई कमाने वाला बचा था तो घर का गुजारा कैसे हो। अब तक तो अड़ोसी पड़ोसियों से इधर उधर से खाने पीने का सामान मांगकर वह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इस टाइम पर आकर अड़ोसी पड़ोसियों ने भी अपने हाथ पीछे की तरफ कर लिए थे और कह दिया था कि हम कब तक तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। माँ जब इस बात को सुनती है तो उसके बाद वह इधर उधर औरों के घरों में काम ढूंढने लगती है, लेकिन वो लोग छोटी जाति के थे तो इसी वजह से सुमन की माँ को गाँव में किसी भी अमीर व्यक्ति के यहाँ पर काम नहीं मिलता है और कोई भी उसे काम नहीं देता है। जब बेटी ये सब कुछ देखती है कि परिवार के अंदर खाने पीने के सामान भी नहीं है तो इसी वजह से बेटी फैसला करती है कि वह उसी काम को करेगी जिस काम को उसका पिता किया करता था। दरअसल पिता पासी के शहर में जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है वहाँ के लेबर चौक पर जाया करता और जैसा भी उसे काम मिल जाया करता मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। इसी वजह से बेटी एक शाम को अपनी माँ से बोल देती है कि माँ इस तरह से काम नहीं चलेगा, अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं सुबह सुबह दोनों माँ बेटी शहर जाया करेंगे और वहां पर तुम्हें भी काम मिल जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर लोग जातियों को नहीं माना करते। इसके बाद माँ भी अपनी बेटी की बात से सहमत होती है। भले ही उसकी बेटी जवान हो रही है, शादी के योग्य हो रही है, लेकिन जो बेटी कह रही थी वही एक सॉल्यूशन था जिससे वो ऐसी मुसीबत से बाहर निकल सकते थे। इसके बाद माँ बेटी ऐसी बात करके सो जाते हैं। माँ अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है कि मैं क्या करूं, अपनी जवान बेटी को काम पर भेजने के लिए कितनी ज्यादा मजबूर हूं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग सो जाते हैं और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह दोनों माँ बेटी अपने घर से उस पासी के शहर के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जाकर बेटी जो होती है वो तो लेबर चौक पर चली जाती है क्योंकि वो जवान थी, लेकिन वहीं पर जो माँ थी वह बूढ़ी भी थी और महिला भी थी तो उसे शायद कोई काम नहीं देता और इसी वजह से वो वहां पर अपने लिए नौकरानी का काम इधर उधर घरों में ढूंढने लगती है। बेटी को वहां से मजदूरी मिल जाती है, इधर जो माँ होती है उसे भी मजदूरी मिल गई थी और दोनों अपना अपना काम करके शाम को घर लौटते हैं और बेटी के पैसों से घर के लिए खाने का राशन
राशन आता है और पहली बार उनके घर में चूल्हा जलता है। माँ बेटी बड़े ही खुश होते हैं कि कम से कम आज उन्हें काफ़ी दिनों बाद अपने घर का खाना खाने को मिलेगा, वरना अब तक तो वो पड़ोसियों की ही मदद पर डिपेंड थे। वो लोग जैसा भी दे दिया करते वही वो खाया करते। पूरा परिवार बैठकर आराम से खाना करता है और इसके बाद ये सिलसिला रोज रोज का हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो सुमन होती है उसे ज़्यादातर काम नहीं मिला करता और 10 दिन में से 4 दिन ही वो काम पर जा पाती है, बाकी 6 दिन वापस लौट आती है। अब इस बात को देखकर सुमन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि मुसीबतें वहीं के वहीं थी और बिल्कुल भी टसते मस नहीं हुई थी। बस इतना था कि इन 4 दिनों में उसने जो भी पैसे कमाए थे उन पैसों से आगे 15 दिन तक उनका गुजारा हो जाएगा। सुमन चाहती थी कि उसे कोई स्थायी इनकम मिल जाए, लेकिन फिलहाल ना तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है कि उसे कहीं पर काम मिल जाएगा। यही काम वो अच्छा समझती है और इसी वजह से इसी पर जाती रहती है। जैसे 11वें दिन वो काम पर जाती है तो उसी दौरान वहां पर एक ठेकेदार आता है और ठेकेदार आकर सुमन से काम पर चलने के लिए कहने लगता है। तो सुमन भी झट से हामी भर लेती है और उसके साथ चलने लगती है। लेकिन ठेकेदार वहीं पर उससे कह देता है कि देखो, मुझे काम चोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे वहां पर अगर तुम काम करने के लिए जाओगी तो जब जाओगी, जब से लेकर और जब तक तुम्हारी छुट्टी होगी, लगातार तुम्हें काम करना होगा और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। सुमन जो कि मजबूर थी, उसे काम चाहिए था और बिना काम के वह अपने घर को कैसे चलाती, तो वह भी हामी भर लेती है। और उसके बाद ठेकेदार उसे अपने साथ लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो सुमन होती है ठेकेदार के आदेश अनुसार दिन लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करके ठेकेदार को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती। जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय तक ठेकेदार सुमन के काम से बड़ा ही खुश होता है और वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है और तुम ऐसा करना, रोज के रोज इसी बिल्डिंग पर आ जाना और यहाँ पर लगभग 4 से 5 महीने का काम है। इसके बाद सुमन भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे रेगुलर काम मिल गया था और अब उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। इसी बात से खुश होकर जो सुमन है वो शाम को उन पैसों को लेती है और अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को ये खुशी की बात बताती है। माँ भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद सुमन लगातार वहां पर काम करने लगती है। ठेकेदार का स्वभाव काफी ज्यादा कड़क था और वह अपने वर्करों पर बिल्कुल भी दया नहीं किया करता था और कहा करता था कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं किया तो बिल्कुल मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। ऐसा कहकर वह सभी से काम करवाया करता और धीरे धीरे वहां पर काम करते करते जो सुमन होती है उसको 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बाद अचानक से एक दिन जब सुमन अपना काम कर रही थी, उसके सर पर कुछ ईंटें रखी हुई थी और वहां पर वह बड़ा ही दिल लगाकर काम कर रही थी। उसी दौरान जहां पर वो काम कर रहे थे उसके साइड में एक हाईवे होता है और उस हाईवे पर एक साथ एक गाड़ी की घिसटने की आवाज़ आती है और जोर से आवाज़ आने के कारण वहां के सभी मजदूर एकदम से वहां पर पहुंच गए थे। कुछ लोग और वहां पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जो गाड़ी थी वह डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह से पलट गई थी और उस गाड़ी के अंदर धुआं सा भी निकल रहा था। अब जैसे ही सभी लोग धुआं निकलते हुए उस गाड़ी में देखते हैं तो वो लोग उस गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं और उस गाड़ी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 साल होगी वह बैठा हुआ था और उसे पूरी तरह से होश था। दरअसल उसकी खिड़की अटक गई थी और वह कैसे भी करके गाड़ी से नहीं निकल सकता था, उसे किसी की मदद चाहिए थी। इसके बाद वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वह इधर उधर फोनों से वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। सुमन जैसे ये देखती है कि बुजुर्ग व्यक्ति को निकालने की जरूरत है, अगर गाड़ी में आग लग गई तो उसके बाद इन्हें बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इसी वजह से सुमन वहां से जहां पर वह काम कर रही थी वहां से एक रॉड निकालती है, जो रॉड कंस्ट्रक्शन के काम में काम आती है। उसे लेकर सीधा उस गाड़ी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उस रॉड की मदद से उस खिड़की को खोल देती है। अंदर बैठा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था और यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान था कि एक मजदूर लड़की ने उसकी जान बचाई है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे जवान लड़के भी खड़े हुए हैं और जवान व्यक्ति भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आकर उसकी खिड़की को निकाल दे और उसे बाहर निकाले। आदमी को पूरा होश था और वह बाहर निकलता है तो उसको छोटी मोटी खरोंचें आई थी और इसके बाद जो लड़की सुमन होती है वह उसको हॉस्पिटल जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन जैसे ही वहां पर एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस वाला कहने लगता है कि किसी न किसी को इनके साथ चलना होगा, वरना मैं इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद कोई भी जब वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो सुमन उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठकर हॉस्पिटल जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाती है। बुजुर्ग व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसके बाद जो सुमन होती है वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है कि बाबा अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे काम करना, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा।
चलेगा। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति उसे कुछ कह पाता इससे पहले जो सुमन होती है वह जल्दबाजी में वहां से निकलकर वापस अपनी उस साइट पर आ जाती है जहां पर ठेकेदार के नीचे वो काम किया करती थी। लेकिन अब तक उसको 2 से 3 घंटे लग गए थे और जैसे ठेकेदार देखता है कि 2-3 घंटे गायब रही है तो उसके बाद उसे वहां पर काम करने से मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें समाज सेवा का काफी ज्यादा शौक है ना, तो जाओ आज से तुम समाज सेवा ही करो, यहां पर तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। ऐसा कहकर ठेकेदार ने उसको काम से निकाल दिया था और इसके बाद जो सुमन होती है वो उससे अपनी आधी मंजूरी के पैसे मांगने लगती है, लेकिन ठेकेदार ने उसे वो पैसे देने से भी मना कर दिया था और कहा था कि ये पैसे भी तुम्हें बिल्कुल से नहीं मिलेंगे। इसके बाद सुमन अपने चेहरे पर मायूसी लेकर वहां से वापस लौट जाती है और धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाती है। शाम तक वह घर पहुंची थी और घर जाकर जैसे उसकी माँ देखती है कि बेटी उदास है तो वो उससे पूछने लगती है बेटी तू क्यों उदास है। तो उसके बाद सुमन पूरा के पूरा वाक्य कि किस तरह से उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की है और ठेकेदार ने इसी वजह से चिढ़कर उसे काम से निकाल दिया है, वह पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। और सुमन की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो वो कहने लगती है कि बेटी तू चिंता मत कर, तूने कोई गलत काम नहीं किया है, तूने अच्छाई की है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हुआ करता है। कोई बात नहीं, उसने काम नहीं दिया तो चौक पर तुम्हें फिर से काम मिल जाएगा, कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद माँ बेटी को सहारा देती है और माँ बेटी घर के अंदर आराम से रहने लगते हैं। जब सुमन का काम अच्छी तरह से चल गया था तो माँ ने भी काम पर जाना बंद कर दिया था और जब सुमन अब काम पर नहीं जाएगी तो उसके बाद उनका घर नहीं चलेगा। इसके बाद दूसरे दिन सुमन सुबह सुबह उठकर वहीं चौक पर जाती है ताकि उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन पूरा दिन भर वहां पर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। धीरे धीरे ऐसे करते हुए 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10-15 दिन में सुमन का कोई भी काम नहीं लगा था क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने साथ आदमियों को ले जाया करते थे और औरतों को कोई भी पसंद नहीं करता अपने साथ ले जाना क्योंकि औरतें कम काम किया करती हैं आदमियों की अपेक्षा। जब सुमन चीख चीख कर उनसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूं और आप एक बार मुझे ले जाकर देखो, उसके बावजूद भी कोई उसे नहीं ले जाता है। अब घर बैठे बैठे सुमन को 15 दिन हो गए थे और 15 दिन तक उनके घर का पूरा राशन खत्म हो गया था और फिलहाल उनके घर का चूल्हा तक चलना बड़ा ही मुश्किल पड़ रहा था। वह इधर उधर अड़ोसी पड़ोसियों से थोड़ी बहुत मदद मांगते और उधार पैसा लेकर अपना काम चला रहे थे। 20 दिन उसको घर बैठे वो हो जाते हैं और 20 दिन बाद अचानक से एक दिन सुबह सुबह जब माँ बेटी इस समस्या को लेकर आपस में बातें कर रहे थे तो उसी दौरान घर के दरवाजे पर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं और उनमें से एक गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं और उनके साथ काफी सारा घर चलाने का सामान था, यानी कि आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, ये सभी चीजें लाकर उन्होंने उस घर में रख दी थी। उन व्यक्तियों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे और जब सुमन उन व्यक्तियों से कुछ बात करने की कोशिश करती है तो वह कोई भी जवाब नहीं देते और वापस से दूसरी गाड़ी के पास चले जाते हैं। इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के अंदर से वह बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जिस बुजुर्ग व्यक्ति की उन्होंने मदद की थी। और जैसे ही सुमन उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि बाबा आप यहाँ पर कैसे और आपको मेरे घर के बारे में पता कैसे चला। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बेटी क्या दरवाजे पर ही सारी बातें करोगी, मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगी। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे सुमन अपने घर के अंदर बुलाती है और अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहने लगती है। घर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, टूटा फूटा मकान था और एक टूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उसे पानी लाने के लिए कहता है। अब सुमन उसको पानी लाकर देती है और बुजुर्ग व्यक्ति उस पानी को पीने लगता है। कहता है कि बेटी उस दिन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और तुम्हारा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। ऊपर से हॉस्पिटल से लौटते वक्त तुमने ये भी कहा था कि मैं अपने घर में मजदूरी किया करती हूं, अगर मैंने काम नहीं किया तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। इसी वजह से जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता हूं तो मैंने जब ये कहानी अपने बच्चों को बताई तो उन्होंने कहा कि उस लड़की की मदद आपको जरूर करनी चाहिए और आज से आप अकेले गाड़ी कभी नहीं चलाओगे। तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारे घर को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें और भी ज्यादा मदद की जरूरत होगी। तो तुम ऐसा करो, मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से किसी एक कंपनी में तुम काम कर लो, ये बताओ कि तुम पढ़ी लिखी कितनी हो। उसके बाद सुमन कहने लगती कि बाबा मैं तो 10वीं क्लास पास हुई हूं और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो वह करोड़पति व्यक्ति कहता है कि ठीक है 10वीं क्लास की पढ़ाई काफी है, बाकी जो तुम्हारे अंदर साहस है वो साहस ही तुम्हारी नौकरी के लिए काफी रहेगा। वह करोड़पति व्यक्ति जिसका नाम लखपत सिंह होता है वह उसे अपनी एक कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी रख लेता है और इस नौकरी को पाकर सुमन को ये सारी बातें सपने की तरह लगती हैं और उसे नहीं लगता कि यह हकीकत है। उसे यही लगता है बार बार कि मैं सपना देख रही हूं और जिस दिन
ये सपना टूटेगा उस दिन मैं उसी घर में पड़ी रहूंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सुमन की तनख्वाह लाखों रुपए में हो जाती है और इन पैसों से अब वो लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लखपत सिंह उसे अपनी बेटी की तरह माना करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में सुमन की जो तनख्वाह होती है वो लाखों रुपए हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ लखपत सिंह ने ही किया था। इसके बाद एक दिन जब लखपत सिंह उस कंपनी में विजिट करने के लिए आते हैं जिस कंपनी में सुमन काम किया करती थी, और वहां पर आने के बाद लखपत सिंह जी सुमन से बातें करने लगते हैं और कहते हैं बेटी अब तो सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो सुमन के दिमाग में लखपत सिंह जी को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे थे और वह उनसे पूछने लगती है कि आप ये बताइए आपने मेरी इतनी मदद क्यों की है, मैंने क्या किया था, बस इतना ही तो किया था कि आपको उस गाड़ी से निकाल दिया था। तो लखपत सिंह जी इस बात को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी वहां पर ढेर सारे लोग थे लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस गाड़ी तक आ जाए जिस गाड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी मदद की और इसी वजह से मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूं। सुमन को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और इसके बाद सुमन वहां पर इसी तरह से काम करती रहती है। कुछ दिनों बाद लखपत सिंह जी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उससे उसकी शादी करा देते हैं, लेकिन सुमन ने शादी से पहले यह बात तय कर ली थी कि शादी के बाद भी अपनी मां का खर्च मैं ही उठाऊंगी और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके पति को। तो उसके बाद वह उसका पति मान जाता है इस बात के लिए और कहता है कि ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात से, तुम बेशक से अपने परिवार की देखभाल शादी के बाद भी करती रहना। सुमन शादी के बाद भी नौकरी कर रही है और अपनी माँ और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख रही है। उसने अपने भाई को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया है और अच्छे से वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। फिलहाल सुमन के 2 बच्चे हैं और साथ में अपनी माँ के घर को भी वो चला रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें बहुत अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है राजेश सोनी का। राजेश सोनी जी आपका कमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा जब आप लोग हमें इस तरह से मोटिवेट किया करते हैं। तो राजेश सोनी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है तुलसी सिंह जी का। तुलसी सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। नाम आता है रमेश चंद पटेल जी का। रमेश चंद पटेल जी जो काफी दिनों से हमारी हर वीडियो को अपना आशीर्वाद दिया करते हैं। तो रमेश चंद जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है त्रिलोचन सिंह जी का। त्रिलोचन सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आपके कमेंट हमें बहुत ही अच्छे लगा करते हैं और आपके कमेंट देखकर हमें लगता है कि आप लोग हमें अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के रूप में दे रहे हो। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।